जनाब सुप्रीम कोर्ट से एक अहम शख्सियत के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो बताएं और ये भी बताएं कि क्या खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, तो इस सवाल का जवाब मैं अपने नाज़रीन को दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, चूँकि अदालती हुक्म पर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर एडवोकेट की बानी से 3.5 घंटे तवील अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में उन्होंने कहा कि बानी तक तो मुकम्मल रसाई मुझे मिली है उनकी, फिर उसके बाद उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट तबीयत ठीक है, हाँ, कि उनकी तबीयत ठीक है। क्योंकि फातिमा इसमें मसला है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो बानी पीटीआई की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा, उनको खुराक सही फराहम नहीं की जा रही। तो इसके हवाले से तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया। उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा आप फिक्रमंद ना हो, जो पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनके लिए ये है। आई गेस कि आज भी कोई रिपोर्ट उन्होंने सलमान सफदर साहब ने पेश करनी है, तो इस्लामाबाद से यासिर हकीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आप वो रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात हो गई। बानी से तवील मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में सलमान सफदर ने मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी के केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। अदालत के हुक्म पर अटार्नी जनरल ने मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सलमान सफदर जेल में मुलाकात करके बानी की मौजूदा हालत पर तहरीरी रिपोर्ट कल अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट देखकर परसों जुमेरात को फैसला करेंगे। आपको बड़ी ही एक रिपोर्ट आई है, बड़ी अफसोसनाक रिपोर्ट है, बड़ी चशमकुशा रिपोर्ट है, उसके बारे में भी आगाह कर देते हैं कि गज़ा में इसराइली दरिंदगी की इंतहा हो गई है। हमलों में ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे हज़ारों फ़लस्तीनी बुखारात बन गए हैं। आप कैन यू इमेजिन कि हज़ारों फ़लस्तीनी बुखारात बने। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसे ऐसे हथियारों को इस्तेमाल किया गया है इसराइली हमलों में कि उनकी शिद्दत गैर मामूली थी, जिससे इंसानी जिस्म के निशानात तक मिट गए हैं। फातिमा, जो अमेरिका की फराहम करदा थर्मोबैरिक गोला बारूद से उन्होंने बताया कि अज़ा जो हैं वो राख हो जाते हैं। इसराइल के हमलों में 3000 के करीब फ़लस्तीनियों का कोई निशान बाकी नहीं रहा। इंतहाई अफसोसनाक है ये, और हमलों के दौरान किसी ख़ानदान की 3 और किसी की लाशें सही मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है फातिमा कि जैसे अब पानी है ना, आप उसको गर्म करें तो वो बुखारात की बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। तो मैं तो आप ये समझ लें कि मैं तो हैरान हूँ कि ये इंसान इतना भी गिर सकता है। मैं खुद ये इमेजिन नहीं कर पा रही कि मतलब किसी की तो चले पूरी लाशें मिल जाती होंगी, किसी के कुछ हज़ार मिलते होंगे, लेकिन कुछ तो है वो तो उनका पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है, बुखारात बन जाते हैं। दुनिया में खबर जो है वो एक अफसोसनाक खबर आई है, क्योंकि दुनिया भर से भी हम आपको खबरें दे रहे हैं कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि कनाडा से ये खबर आ रही है, जहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 10 अफराद इससे हलाक हो गए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। हलाक अफराद में मुश्तबा हमलावर भी शामिल है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से बताया जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हुकाम का ऐसा बताना है, और वाक़े की वजूहात ताहाल वाज़े नहीं है, तहकीकात जारी है। फायरिंग के बाद मकामी आबादी में खौफ व हरास की फ़ज़ा भी जो है वो भी फैल गई, और कनाडा में ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। हम बढ़ेंगे आगे और अब आपको बताएंगे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा और वफाक एक पेज पर आ गए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर शरीक हुए थे। बिल्कुल, ये बहुत अहम इजलास था, चूँकि हमने ये देखा था कि एक वर्किंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और जो हुकाम थे सिक्योरिटी के, तो उनमें एक थोड़ी सी रिफ्ट नज़र आ रही थी। लेकिन अब कम अज़ कम ये अच्छी बात यह है कि सूबे में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सिक्योरिटी हुकाम और ख़ास तौर पर जो हमारी सियासी क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कम अज़ कम एक पेज पर आ गए हैं। सिक्योरिटी उमूर के जायज़े और तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम की जाएगी, ये भी फैसला हुआ है।
जनाब, सुप्रीम कोर्ट से एक अहम शख्सियत के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, तो इस सवाल का जवाब मैं अपने नाज़रीन को दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, चूँकि अदालती हुक्म पर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर एडवोकेट की बानी से 3.5 घंटे तवील अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में उन्होंने कहा कि बानी तक तो मुकम्मल रसाई मुझे मिली है उनकी, फिर उसके बाद उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट तबीयत ठीक है, हाँ, कि उनकी तबीयत ठीक है। क्योंकि फातिमा इसमें मसला है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, वो बानी पीटीआई की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा, उनको खुराक सही फराहम नहीं की जा रही। तो इसके हवाले से तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया। उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा आप फिक्रमंद ना हो। जो पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनके लिए ये है। आई गेस कि आज भी कोई रिपोर्ट उन्होंने सलमान सफदर साहब ने पेश करनी है, तो इस्लामाबाद से यासिर हकीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो आप वो रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात हो गई। बानी से तवील मुलाकात के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में सलमान सफदर ने मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी के केसेस की समाअत के दौरान अदालत ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। अदालत के हुक्म पर अटार्नी जनरल ने मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सलमान सफदर जेल में मुलाकात करके बानी की मौजूदा हालत पर तहरीरी रिपोर्ट कल अदालत में जमा करवाएं। रिपोर्ट देखकर परसों जुमेरात को फैसला करेंगे। खैर, बांग्लादेश में आम इंतखाबात का जो मार्का है वो सजने में बस एक दिन बाकी है। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बिल्कुल, 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी तकरीबन 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। तो बीएनपी के इलेक्शन से पहले अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अवाम से इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। तो बांग्लादेश के माजी के इंतखाबात में टर्नआउट में वैसे तो मुसलसल तब्दीली आती रही है, लेकिन अवामी लीग की हुकूमतों में आखिरी 3 इंतखाबात के दौरान टर्नआउट में अचानक बहुत बड़ी कमी वाक़ हुई है, जो हसीना वाजिद पर अवामी एतमाद कम होने का एक फातिमा वाज़ेह सबूत है। तो किस इलेक्शन में कितना टर्नआउट रहा ये हम जानते हैं सुमेरा खान से, जो इस वक्त ढाका में मौजूद है। सुमेरा, बताइए क्या हुआ? बांग्लादेश के आइंदा आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा, इसका दुरुस्त अंदाज़ा तो हमें नताइज से ही पता चल सकता है, मगर माजी के इंतखाबात पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हालात और आवाम की दिलचस्पी ने वोटर टर्नआउट को कई मरतबा मुतासिर किया। कभी ये बहुत बुलंद रहा, कभी सियासी खींचातानी, उतार चढ़ाव हालात की कशीदगी ने इसको कम भी किया। बांग्लादेश के इंतखाबात से एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अवाम की दिलचस्पी से वोटर टर्नआउट का बहुत गहरा ताल्लुक है। आइए बांग्लादेश के माजी के इंतखाबात पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आइंदा के सियासी और इंतखाबी मंजरनामे का दुरुस्त तयन किया जा सके कि वो किस जानिब रवाना है। इंतखाबात 1973, टर्नआउट 54.91%, हुक्मरान जमात थी अवामी लीग। इंतखाबात 1979, टर्नआउट रहा 51.29%, हुक्मरान जमात थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इंतखाबात 1985, टर्नआउट रहा 61.10%, हुक्मरान जमात थी जातिया पार्टी। इंतखाबात 1988, टर्नआउट रहा 52%, हुक्मरान जमात जातिया पार्टी। इंतखाबात 1991, टर्नआउट रहा 55.45%, हुक्मरान जमात थी एक मरतबा फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इंतखाबात 1996, टर्नआउट रहा 75.60%। अमेजिंग, हुक्मरान जमात थी अवामी लीग, एक मरतबा फिर टर्नआउट बहुत बेहतर रहा। इंतखाबात 2001, हुक्मरान जमात थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यकीन करें टर्नआउट बहुत ही अमेजिंग 74.97%। इंतखाबात 2008, टर्नआउट रहा 87.13%, ह्यूज, हुक्मरान जमात अवामी लीग। इंतखाबात 2014,
टर्न आउट रहा एकदम से 39.58%, बहुत बड़ा गया। हुक्मरान जमात, अवामी लीग, समझ से बाहर है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, मगर 2024 के प्रोटेस्ट को देखकर वाज़ेह होता है कि टर्न आउट का ये फ़र्क क्यों रहा होगा। इंतखाबात 2024 टर्न आउट 28%, हुक्मरान जमात, अवामी लीग। आखिरी 3 इलेक्शंस का अगर तकाबली जायज़ा आप करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि अवाम की शमूलियत किस तरीके से वोटर टर्न आउट पर असरअंदाज होती रही। इंतखाबात में क्या रुझान सामने आता है, नताइज देखकर ही उसका तयन किया जा सकता है, मगर ये वक्त ही बताएगा। ताहम एक बात वाज़ेह है कि अवाम की शिरकत किसी भी इलेक्शन को, किसी भी जमहूरी अमल को जिला बख्शने के लिए बहुत ज़रूरी है।